दोस्तों, भारत के मध्यकाल इतिहास में किस्सों की कोई कमी नहीं है। इनमें से एक मशहूर किस्सा है अवध के नवाब वाजिद अली शाह का। कहा जाता है कि जब 1857 के गदर के बाद ब्रिटिश सेना ने अवध के महल को घेरा, तब नवाब महल के अंदर आराम फरमा रहे थे। जब अंग्रेज फौज महल के अंदर दाखिल हुई, तब वहां मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग गए, सिवाय नवाब वाजिद अली शाह के। वाजिद अली शाह भी अंग्रेजों से अपनी जान बचाना चाहते थे, भागना चाहते थे, मगर वे चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाए। वजह थी जूता। तो क्या थी वाजिद अली शाह और इस जूते की कहानी, जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। दोस्तों, उत्तर भारत में अवध हमेशा से ही एक ऐतिहासिक महत्व रखता आ रहा है। 18वीं शताब्दी आते आते ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था। इससे पहले 16वीं शताब्दी के दौरान ये मुगलों का हिस्सा हुआ करता। इसकी राजधानी फैजाबाद बनाई गई थी। जब भारत में अंग्रेजों का शासन बढ़ने लगा, तब अवध को कुछ मामलों में आजादी मिलने लगी। वजह थी मुगल साम्राज्य का अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ना। लिहाजा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1772 में सादत खान को अवध का नया गवर्नर नियुक्त किया। आगे चलकर सादत खान की ताकत बढ़ती गई और उसे मोहम्मद शाह द्वारा अवध का पहला नवाब बना दिया गया। मगर मुगलों से ढिलाई मिलने का मतलब ये नहीं था कि नवाब अपनी मनमर्जी से शासन कर सकते थे। अभी भी सेंट्रल पावर्स मुगलों के ही हाथों में थी। इसी बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी अवध पर अपनी नजर गड़ाए बैठी थी। उनका मकसद किसी भी तरह अवध के नवाब पर काबू पाना था, ताकि आने वाले समय में वे वहां अपना व्यापार आसानी से कर सके। साल 1739 में अचानक हुई मौत की वजह से अवध के नवाब सादत खान दुनिया से रुखसत करते हैं। उनके बाद अवध की गद्दी को संभाला उनके दामाद सफदरजंग ने। मगर सफदरजंग की जीवन रेखा भी इतनी लंबी नहीं थी। लिहाजा साल 1754 में उनकी भी मौत हो जाती है और नवाब की गद्दी पर आते हैं उनके बेटे शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला के समय से ही अंग्रेजों की ताकत अवध में बढ़ने लगी थी। यही वो दौर था जब 1757 में कंपनी प्लासी का युद्ध जीत बंगाल पर कब्जा पा चुकी थी। अब उनकी नजर अवध पर थी। साल 1764 में उनका यह काम भी पूरा हुआ। आगे चलकर बक्सार की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, अवध और दिल्ली की संयुक्त सेना को हरा देती है और अवध पर अपना शिकंजा पूरी तरह से कस लेती है। अब दौर आया ट्रीटी यानी संधि का। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला अपने नवाब पद को बचाने में लगे थे। लिहाजा उन्होंने साल 1765 में अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली, जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इस संधि के मुताबिक शुजा-उद-दौला को हर्जाने के तौर पर 50 लाख रुपए कंपनी को देने थे। साथ ही साथ उन्हें ब्रिटिश फौज की एक टुकड़ी अपने दरबार में रखनी थी और उनका खर्चा भी उठाना था। आगे चलकर संधियों पर संधियां होती गई और अवध के आने वाले नवाब इनमें फंसते गए। साल 1801 में कंपनी गवर्नर वेल्सली ने अवध की संधि में एक और क्लॉज ऐड कर दिया था। इस क्लॉज के मुताबिक अब नवाब को कंपनी के उच्च अधिकारियों की परमिशन बिना किसी भी निर्णय पर पहुंचने की इजाजत नहीं थी। वेल्सली द्वारा लिखित ये क्लॉज ही अवध पर सही मायने में तुरुक का इक्का साबित हुआ, जहां सारी डिसीजन मेकिंग पावर अब कंपनी के हाथों आ गई थी। 1847 में वाजिद अली शाह अवध के नए नवाब बने, जो आज के हमारी इस वीडियो के मुख्य किरदार है। वाजिद अली शाह हमेशा से एक रंगीन मिजाज के नवाब थे। कहा जाता है कि अपने जीवन काल में उन्होंने करीब 300 शादियां की और कईयों को तलाक दे डाले। उनका सारा दिन नाच गाने और मुशायरों में चला जाता। ऐसे में आम जनता के बीच क्या चल रहा है उन्हें कोई खबर नहीं थी। जब वाजिद अली नवाब बने, तब अवध बेहद कमजोर हो चुका था। अंग्रेजों की नीयत और नीतियों ने अवध को एक खोखला राज्य बना दिया था। ऐसे में वाजिद अली शाह का यूं नाच गाने में मसरूफ रहना आग में घी डालने जैसा था। साल 1848 में डलहौजी कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसने आते ही अवध को कंपनी के अधीन लाने का काम शुरू कर दिया, मगर ये काम इतना आसान भी नहीं था। डलहौजी को अवध के नवाब वाजिद अली शाह के कमजोर शासन के लिखित सबूत जुटाने थे, ताकि वो कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव डाल सके और अवध पर कार्रवाई के आदेश ले सके। लिहाजा उसने अवध में तैनात अपने अधिकारियों को एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाने के आदेश दिए। अवध में मौजूद वे अधिकारी भी डलहौजी के मंसूबे को भली भांति जानते थे। ऐसे में उन्होंने वाजिद अली शाह के खिलाफ एक रिपोर्ट बनाई, जहां कई मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, मगर डलहौजी का इससे काम न बना। कंपनी के प्रेसिडेंट चार्ल्स वुड अभी भी अवध को कंपनी के अधीन लाने में उत्सुक नहीं थे। नवाब के रहते हुए भी कंपनी अवध में अपना व्यापार अच्छे से चला रही थी। ऐसे में
अवध को कंपनी के अंडर लेने का क्या तुक बन सकता था। मगर यह बात डलहौजी के समझ से परे थी। उसका मंसूबा अभी भी अवध के नवाब को उखाड़ फेंकना था। साल दर साल बीतते गए, जहां डलहौजी अपनी गलत रिपोर्ट के बलबूते पर कंपनी के उच्च अधिकारियों को मनाता गया। आगे चलकर उसने इस काम के लिए जेम्स ओट्रम को चुना। जेम्स ओट्रम की बनाई रिपोर्ट के मुताबिक अवध के नवाब और उसके अधिकारियों पर कुशासन के गंभीर आरोप थे। ओट्रम द्वारा बनाई गई ये रिपोर्ट कुछ ज्यादा ही मसालेदार थी। ऐसे में डलहौजी ने भी उसमें तड़का डालकर रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। आखिरकार डलहौजी के इतने सालों की मेहनत रंग लाई, जहां उसे कंपनी की तरफ से अवध के नवाब पर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए। सबसे पहले डलहौजी ने अवध के साथ हुए 1801 के ट्रीटी को तोड़ा। इस ट्रीटी में एक क्लॉज में लिखा था कि अवध के नवाब अवध में सुशासन लाएंगे, मगर डलहौजी के अनुसार इस क्लॉज का पालन पिछले कई सालों से नहीं हो रहा था। लिहाजा इस ट्रीटी को तोड़कर एक नई ट्रीटी को बनाने की जरूरत है, जिसमें अवध के नवाब अवध का सारा एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी के हाथों में सौंप देंगे। दरअसल डलहौजी इस बहाने ये दिखाना चाहता था कि अवध को एक अच्छी गवर्नेंस के लिए ब्रिटिश अधीनता में लाना ही सबसे सुरक्षित होगा। हालांकि वाजिद अली शाह को यह ट्रीटी कतई मंजूर नहीं थी, मगर वे हालात से मजबूर थे। ऐसे में वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद 7 फरवरी 1856 में ब्रिटिशर्स द्वारा एक डिक्लेरेशन जारी किया गया, जिसके तहत अब अवध भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के बाद अब वाजिद अली शाह के पास बस एक ही काम बचा था, और वो था नाच गाने का। अब लौट आते हैं उस मजेदार वाक्य की तरफ जो वाजिद अली खां के साथ हुआ था। 1857 के गदर के बाद ब्रिटिश हुकूमत फिर से भारत के हर प्रांत पर हावी होती जा रही थी, जिनमें से एक अवध भी था। जब ब्रिटिश फौज अवध के किले में दाखिल हुई, तब किले में मौजूद कई दरबारी नौकर चाकर अपनी जान बचाकर भागने लगे। इनमें से वाजिद अली शाह का वो नौकर भी था जो उन्हें जूते पहनाने का काम करता था। दरअसल वाजिद अली खान अपने अय्याश भरे जीवन में इतना डूब गए थे कि उन्होंने जूते पहनाने और उतरवाने के लिए भी एक नौकर रखा था। ऐसे में वो नौकर अंग्रेजों के डर से भाग गया, तब वाजिद अली पूरी तरह से हेल्पलेस हो गए। वे उठकर भागना चाहते थे, मगर उनके पैरों में जूते नहीं थे और जूते पहनाने वाला अब 9-11 हो गया था। लिहाजा मजबूरन वाजिद अली शाह को अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ी, जहां उनका आगे का जीवन कलकत्ता की जेल में बीता। तो यह थी कहानी कलकत्ता के नवाब वाजिद अली शाह की। तो आपका इनके बारे में क्या कहना है? क्या वाजिद अली शाह को अंग्रेजों से बचने के लिए बिना जूते के ही भागना था, या फिर चुपचाप जूते पहनाने वाले नौकर का इंतजार करना था, जो कि उन्होंने किया भी? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।